नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ जायसवाल सर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे, आज हम आपके हिंदी ग्रामर की बात करेंगे। और हिंदी ग्रामर में आज हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज थोड़ा तूफ़ानी वाले प्रश्न करने वाले हैं, 25 प्रश्न करने वाले। जी हाँ, चलिए आज कुछ तूफ़ानी करते हैं और ये तूफ़ान एक्सप्रेस के साथ हम 25 लाजवाब प्रश्न करेंगे। इसके पहले 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे आप लोगों का लिंक हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, सारे नए प्रश्न होंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से संभावित प्रश्न होंगे, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। जिस कंसेप्ट से प्रश्न पूछा जाता है उन्हीं कंसेप्ट से सारे प्रश्नों को लिया गया है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं और आपका फीडबैक, आपके स्कोर जान लेते हैं। 25 में से आप लोगों का स्कोर कितना है, आप लोगों का फीडबैक कितना है। पहला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी की बात करें। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ, सभी अपना अपना फीडबैक कमेंट करेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे? पूर्वी हिंदी। जी हाँ साथियों, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आपके पूर्वी हिंदी उपभाषा से हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी की 5 उपभाषाओं में से एक पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार बघेली संबंध पूर्वी हिंदी अर्थात उपभाषा से हिंदी की यह उपभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी है, पहाड़ी है, राजस्थानी है। पिछले क्वेश्चन हमने आपको डिटेल के साथ बताया भी था। अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तभी आपने कमेंट भी कर दिया। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए, जो छत्तीसगढ़ की बोली है वो भी आपकी पूर्वी हिंदी। हमें क्या बताया? हिंदी की 5 उपभाषाओं में उपभाषाएं जो होती हैं, एक पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है। तो बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली भी आपकी क्या हो जाएगी? पूर्वी हिंदी की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली की बात करेंगे। देखिए, भाषा जो है संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश कहलाती है वह हमारी कौन सी कहलाती है? पाली। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, फीडबैक भी कर पा रहे होंगे। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? प्रेमचंद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयसी हो गए, मोहन राकेश की बात करेंगे। सभी जानते हैं, परिचित है, हिंदी प्रसिद्ध अगर कहानीकार का नाम आता है प्रेमचंद आता है। और अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है, तो इंदुमती को किया गया है। और इसके लेखक किशोर लाल गोस्वामी द्वारा कृतित है। कृति मतलब होता है लिखना, इंदुमती है। और हिंदी की प्रथम कहानी का दर्जा प्राप्त है। और एक आपकी है देवरानी जेठानी की कहानी की बात करेंगे, ठीक है। लेखक पंडित गौरी दत्त जी हैं। तो आई होप समझ गए होंगे दोनों चीज़ें। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को प्राप्त करना, 100% फतेह करना। सभी मेरे प्यारे मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, ब्रजबुली नाम से जो जानी जाती है वह हमारी पुरानी जो बांग्ला भाषा है उसको ब्रजबुली के नाम से यह जानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। आप सभी परिचित होंगे, हिंदी भाषा जिस लिपि का जिक्र होता है वह देवनागरी है। हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि पर लिखी जाती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा है, जो ब्रजभाषा होती है वह पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी है, बिहारी है या पहाड़ी हिंदी है? तो कौन सी हिंदी कहलाती? सभी बताइएगा। ब्रजभाषा जो है आपकी कौन सी हिंदी कहलाती? तो वह हमारी पश्चिमी हिंदी कहलाती है। नोट कर लेना। 8वां प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र, दुर्गम। सभी कमेंट करके बताइए, संधि के बारे में बता देना है। विसर्ग संधि है, ठीक है। और उज्ज्वल की बात करें, उज्ज्वल में आपका कौन सा होगा मैं बता देता हूँ। उज्ज्वल में जो है आपका कौन सा संधि होगा?
इसमें सभी लोग बताइए। व्यंजन संधि की बात करेंगे उत धनज्वल एंड राजेंद्र में गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो ये अब आपको कमेंट करके बताना विसर्ग संधि किस में होगा, निश्चल में होगा या दुर्गम में होगा या दोनों है, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी शब्द वाला बताना है जो अशुद्ध दिया गया हो। तो बहुत दिया प्रणाली। देखिए जो प्रणाली लिखी होती है वो हमारी कैसे लिखी होती है, प्रणाली बड़ी ली होता है प्रणाली, यहाँ पे छोटी ली दिया गया है तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वह अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। बाकी बल की उपयोग बहुत, ये तीनों हमारे सही दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पेंसिल शब्द में जेंडर कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग है, उभय लिंग है या इनमें से कोई नहीं। देखिए पेंसिल शब्द अगर बात करें तो इसका जो जेंडर कहला जाएगा वह हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे नाक हमने बताया था ना, नाक पिछले क्वेश्चन का, वो भी स्त्रीलिंग है, तो पेंसिल भी आपका स्त्रीलिंग पर आ जाएगा। तालब व्यंजन की बात करेंगे। तालब व्यंजन कौन से होते हैं, वे व्यंजन जो आपके ठीक है तालब होते हैं, जीभ के ऊपर वाले हिस्से को बार बार टच करते हैं, जो जीभ होती है। चा छा जा झा बोलेंगे तो जिब्बा है ना ऊपर ताल में टकराती है, तो ये क्या हो जाएंगे, तालब व्यंजन कहला जाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पाफा बाभा ये ओष्ठ कहलाते हैं। ता था दा धा ना, ठीक है, ये हमारे क्या कहते दंत वाले कहला जाते हैं। टा ठा डा ढा ना ये क्या कहलाएंगे सभी लोग, अब आप कमेंट करके बताइए। ये जो सेकंड ऑप्शन है इनका जो उच्चारण स्थान क्या होगा, टा ठा डा ढा का, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे संयुक्त क्रिया के भेद पूछा जा रहा है, तो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 99, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया गया कि वा का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु, कंठ। देखिए जब भी वा की बात करते हैं तो आप सभी लोग परिचित होंगे, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाए। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जी हाँ, ऐसे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले नहीं होते हैं। कल हमने बताया था वे शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और यौगिक वे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं। बाकी आपका रूढ़ शब्द है जो कोई खंड सार्थक नहीं होता है और परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले जाते हैं, जैसे नाक, जल, आग आदि हमने बताया था, ये हमारे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और रूढ़ के बाद अब आता है योग रूढ़। तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु इनका अर्थ जो है रूढ़ या विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़, जैसे लंबोदर, जलज, ठीक है, ये योग रूढ़ होते हैं। तो यहाँ पे वे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द कहलाते हैं वह हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग में होगा। देखिए जो गिलास शब्द दिया गया ये हमारे पुल्लिंग पर आ जाएगा। अगर किसी भी प्रश्न पर किसी भी ऑप्शंस पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र आप कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है, जयस्वाल सर, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। ता का उच्चारण क्या होता है, ता था दा धा ना, तो यहाँ पे हम दंत की बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। देखिए आप सभी लोग परिचित होंगे अच्छे तरीके से कि अपमानित, नियमित और वार्षिक संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं, लेकिन अपमान जो शब्द है यह संज्ञा से बना हुआ विशेषण आपका नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। पा फा बा भा हमने बताया था ओष्ठ उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, काली, बड़ा, ऐसा या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम एक शब्द लिखेंगे काला तो काला यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग पर आ जाएगा, और इसमें अगर बड़ी ई की मात्रा चढ़ा दी जाती तो हमें क्या हो, स्त्रीलिंग पर बन जाता है। तो काली यहाँ पे स्त्रीलिंग है और काला हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दा ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या होता है। तो दा धा ना, दा धा दा ना हमें आपको बताया भी था, दंत की बात करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा युग्म जो है सही दिया गया है। अंश से हिस्सा, उपकार का भलाई, कुल का किनारा, तरंग का घोड़ा। तो आपने पढ़ा होगा उपकार और भलाई।
ठीक है, ये हमारा सही युग्म दिया गया है, बाकी युग्म आपके जो है असंगत दिए गए हैं। अब आपको सही संगत करके आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला दिया गया कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या होता है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का जो सही अनुक्रम होता है, शब्द ध्वनि वाक्य पद होता है, शब्द वाक्य ध्वनि पद होता है, पद वाक्य ध्वनि शब्द होता है, या ध्वनि शब्द पद वाक्य होता है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम ध्वनि शब्द पद और वाक्य। पद कहते हैं ना, इतने पद लिखे हुए थे, लाइन होती पद होती है, लेकिन वाक्य जो होता है पूरा वाक्य कहलाया जाता है, पूरी लाइन की बात करेंगे। ठीक है, तो सभी आप समझ गए होंगे भाषा निर्माण की इकाइयों में वाक्य, ठीक है, और पद की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, आपको बताना है। सुषुप्ति, सुसप्ति, सुसप्ति, सुसुप्ति। अब देखिए सुसु कौन सा वाला होगा, खटकोण वाला होगा, श्रौता वाला होगा, ये आपको करना है। दो ऐसे लिखे हुए हैं, दो आपके ऐसे लिखे हुए हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला आपको चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी हमारा सुसुप्त क्या हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। विसर्ग संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है, यण संधि हो जाएगा। परोपकार, पर धन उपकार, आ और उ मिलके ओ में परिवर्तित हो जाता है, किस संधि की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। आ और उ मिलके ओ में परिवर्तित हो जाए वह कौन सा संधि होता है। आ और इसी मिलकर अर में परिवर्तित हो जाए वह हमारी गुण संधि होती है। जब आ अथवा आ से ई अथवा ई से उ अथवा ऋषि संधि होती है, वहाँ पे ए ओ औ अर हो जाता है। मतलब शब्द की बात करेंगे जहाँ पर आपका कौन सा आ जाए, ओ आ जाए, आ जाए, अर आ जाए, ओ और अर आता है, वहाँ पे हमारा गुण संधि की बात करेंगे। 25वां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताइए। जी हाँ, उपसर्ग रहित मतलब जिसमें उपसर्ग ना हो। सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। उपसर्ग रहित। अब देखिए उपसर्ग रहित शब्द मतलब क्या होता है, जिसमें शब्द है या नहीं है, ये भी कंफ्यूजन वाला होता है, कभी कभी बार हो जाता है। ठीक है, जैसे गुडनेस, ठीक है, गुड और गुडनेस, इनमें भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। गुडनेस और गुडलेस दोनों। देखिए लेस मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकदम से। गुडनेस मतलब बहुत ही अच्छा। उसी प्रकार उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। सुयोग होगा, विदेश होगा, अत्यधिक होगा, सुरेश होगा, आपको कमेंट करके बताना है। और आपको ये भी कमेंट करना है कि 25 में से आपने स्कोर कितना प्राप्त किया, 25 में से आप लोगों ने फीडबैक कितना प्राप्त किया। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।